अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज इस वक्त अवाम का मुकदमा मुल्तान में NA-148 का ज़िमनी इलेक्शन है, जहां पे 8 फरवरी के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े 293 वोटों के मार्जिन से कामयाब हुए थे। इस इलेक्शन को चैलेंज किया गया था जो PTI के उम्मीदवार थे तैमूर मलिक साहब की जानिब से, लेकिन उसका नतीजा अभी कुछ निकला नहीं था। न दोबारा गिनती हुई थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेंटर मुंतखब हुए और वो नशिस्त उन्होंने खाली कर दी, जिसके नतीजे में आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। तो इस वक्त वहाँ पे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, कितने नताइज आ चुके हैं। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे हम बातचीत करते हैं। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब, ये बताएं कि आज पोलिंग कैसी रही, क्या ट्रेंड रहा और इस वक्त तक जो नताइज आ रहे हैं वो क्या सूरत हाल है। और हमने कुछ सोशल मीडिया पे देखा था शायद अभी भी आप RO ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं जा सके। बिल्कुल, ये फिर एक दफ़ा मजाक किया जा रहा है। मैं मुल्तान पब्लिक स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और ना मुझे ना मेरे चीफ पोलिंग एजेंट्स को अंदर जाने की इजाज़त है। और सिर्फ पुलिस ही पुलिस है। पुलिस वैन इतनी आपने पुलिस लाइन में नहीं देखी होंगी जितनी यहाँ नज़र आ रही हैं। और ये बस वही कह रहे हैं कि जी कोई अंदर नहीं जा सकता। हमने बार बार इनको याद दहानी कराने की कोशिश की है कि जो गिनती के बाद का रिजल्ट का कंसोलिडेशन का अमल है, जो कोई अगर मुस्तरद शुदा वोट है उनका अमल है, वो हमारे बगैर नहीं हो सकता। वोटर टर्नआउट आज कम रहा है, लेकिन इतनी गर्मी के बावजूद लोग निकले हैं। हमारे पास जितने नताज आ रहे हैं वो जाहिर है मेरी टीम कंपाइल कर रही है। जो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ उसके मुताबिक हम तकरीबन 1-2 पोलिंग स्टेशन के अलावा सारे पोलिंग स्टेशन में हमारी लीड है। और ये जाहिर है इनके कुछ और इरादे हैं। अफसोस की बात है कि 8 फरवरी और 21 अप्रैल काफ़ी नहीं था आवाम की उम्मीदों को तोड़ने के लिए, तो आज फिर ऐसी कोई हरकत लग रही है जो कि बड़ी मायूस कुन बात है। मैंने तो बारहा ये कहा है कि निज़ाम, इदारे, इलेक्शन कमीशन चलने दें। और मैं एक सेकंड, चेयरमैन सेनेट यहाँ आ गए, मैं देखता हूँ कि ये कैसे अंदर जाने की बात है। कौन है जी? चेयरमैन सेनेट तो सॉरी ये ऐसे ही कह रहे थे। तो ये वो मेरे ख्याल है चेयरमैन सेनेट तो कोई गिलानी साहब ही हैं, वो आपके चेयरमैन सेनेट नहीं है जी, पता नहीं ये लोगों ने ये कर दिया क्योंकि वो ऐसे मौके पे चलते रहता है। अच्छा, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आप तो शायद 2-4 पोलिंग स्टेशन के अलावा तमाम से जीत रहे हैं जो आपको मिल रहे हैं, जो हमें बताए जा रहे हैं मिल रहे हैं, जो हम चला रहे हैं उसमें तो आप और उनके को वोट मार्जिन के दरमियान गालबन को 4-5 हज़ार का फर्क दिखाया जा रहा है। 4-5 हज़ार मेरे ज्यादा हैं कि उनके ज्यादा? उनके ज्यादा है जी, गिलानी साहब के ज्यादा। पता नहीं जी, फिर ये कौन से रिजल्ट है और उनके पास कहाँ से आ रहे हैं, या पहले से ये बनाए गए रिजल्ट हैं जो मीडिया को फीड किए जा रहे हैं। हमारे पास फॉर्म 45 आ रहे हैं और हम जो है वो सोशल मीडिया टीम्स जो है उसको कर रही हैं, उनकी तशहीर कर रही हैं, अवाम लेके आ रहे हैं उस पर। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये अगर पिछली दफा की रिपीट है तो फिर ये सारा कुछ, अब मैं इसके ऊपर क्या तबसरा कर सकता हूँ। अच्छा मलिक साहब, एक चीज मुझे और बताएं, जरा लीगल पॉइंट से भी लड़ा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ और ये हम जंग अपनी जारी रखेंगे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक बात है, मुल्तान के अवाम को पता है, उनके पोलिंग स्टेशन से, हर इलाके से 10 लाख की आबादी का ये हल्का है, 4.5 लाख वोटर हैं कि कौन कहाँ जीता है सच छुपता नहीं है। 2 से 3 लोग भी हों यहाँ तो 4.5 लाख वोटर हैं, 10 लाख की आबादी है। मलिक साहब, ये बताएं मुझे कि अभी हम पिछले दिनों खबरें देख रहे थे कि एक ऐसा ही इलेक्शन था जिसमें रिकाउंटिंग होनी थी, बड़ा क्लोज मार्जिन था, तो वो एक साहब इस्तीफा दे गए। तो लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप उसकी पहले रिकाउंटिंग करें, अगर दूसरे कामयाब हो रहे हैं तो फिर वहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो आपका केस भी ऑलमोस्ट वैसा ही था और गिलानी साहब फिर सेनेट में चले गए। तो वो जो पहले सारी पोजीशन चल रही थी वो और ये, इसमें क्या फ़र्क है? केस जो है वो चल रहा है, वो पिछला मैंडेट है, वो 293 की नहीं, मैं आपकी सलाह करना चाहूंगा, 104 वोटों का फर्क है। पिछले फॉर्म 47 के मुताबिक 2 दफा फॉर्म 47 इशू किया गया, पहले 293 का फर्क था, फिर 104 का हो गया और 13,012 वोट मुस्तरद किए गए। अब वो मामला जो है उसमें दोबारा कभी गिनती हुई नहीं है, रिकाउंट अलाउ ही नहीं किया गया, हालांकि हमारा जमहूरी हक है उस चीज का। ये ज़िमनी इंतखाब आया क्योंकि वो एक हफ्ते में ही अपने आप को सेनेट का वोट डाल के, सदर को वोट डाल के वो सेनेट चले गए और यहाँ पे ज़िमनी आ गया। हम अवाम की अदालत में आए और अवाम ने आज हमें फिर मैंडेट दिया है जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक। अब मीडिया मैं इस वक्त नहीं देख रहा, मैं तो सड़क पे मौजूद हूँ। जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या है। चलें जी, विश यू गुड लक कि आपको रास्ता मिल जाए, आप भी RO ऑफिस में चले जाएं और कुछ इलेक्शन तैयारी के अंदर जो है कि आप भी देख सकें, मॉनिटरिंग कर सकें कि इलेक्शन फॉर्म 47 कैसे बन सके। तो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मुल्तान के अख्तर शेख साहब और लाहौर के ब्यूरो चीफ उमर दराज गोंदल। ज़रा उनसे भी पूछते हैं
कि पंजाब की मजमूई सूरत हाल और इस वक्त इलेक्शन की जो सूरत हाल है अख्तर शेख साहब से भी पूछेंगे, और फिर कुछ पंजाब के अंदर क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बहुत से केसेस हैं और बहुत सी नशिस्तें जो हैं कि उनका फैसले होने हैं, और उनमें अगेन फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा है, और अगर वो चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर मामलात क्या होंगे, इसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। जी अच्छा, शेख साहब ये बताएं कि आप आज दिन भर मुल्तान का इलेक्शन हुआ, तो अभी तैमूर मलिक साहब से हमारी बातचीत हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा, आरओ ऑफिस के अंदर बाहर खड़े हैं, और वो ना ही उनके चीफ पोलिंग एजेंट जो है उनको भी जाने दिया जा रहा है। तो जो आपके पास नताइज आ रहे हैं, या एक होता है ना फील्ड से भी आते हैं, कुछ आप हमें इलेक्शन ऑफिस से आते हैं, कुछ हमारे अपने नुमाइंदों से भी आते हैं, तो इस वक्त बताएं ज़रा मजमूई सूरत हाल क्या है 148 की। अभी तक जो 50 पोलिंग स्टेशन है उनके रिजल्ट मिले हैं। उसमें जो अली कासम गिलानी है उनके जो वोट है वो 9,235 के करीब हैं, और जो महर साहब हैं उनके वोट है वो 5,237 के करीब। अभी तक जो 50 पोलिंग स्टेशन है उनका ये रिजल्ट अब तक कंपाइल हुआ है, जो हमें प्राइवेट सोर्सेज से मिला है। और 275 है टोटल पोलिंग स्टेशन यहाँ पर, 275 पोलिंग स्टेशन टोटल। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट ये 20% अभी हुआ है, 22% हुआ है। 20%, जी 22% के लगभग तकरीबन ऐसे हुआ है। अच्छा ये काफी रिजल्ट ये बताएं कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें नून लीग के कैंडिडेट तीसरे नंबर पे थे, उन्होंने कोई 57 हज़ार वोट हासिल किया था। तो ये बताएं कि इस दफ़ा इलेक्शन के अंदर यहाँ पे जो हुआ, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, तो ये ऑन ग्राउंड भी आपको नज़र आ रहा है कि इनका कोई आपस में कोलैबोरेशन, सपोर्ट, और ढेर साहब का अपना हल्का जो था वहाँ पे क्या सूरत हाल रही? कोलैबोरेशन तो नजर नहीं आई, क्लैश नजर आया। मुस्लिम लीग नून जो है खुद बटी हुई नजर आई है। उसमें यहाँ के इनके जो अहम रहनुमा थे मलिक सिकंदर बोसन, साबिक वफाकी वजीर भी हैं, उन्होंने तो खुलेआम जो है वो मुखालफत की है इनकी, अनाउंसमेंट की है। और जी, और साथ उनके जो भाई थे शौकत बोसन, वो इसके नीचे जो सूबाई असम्बली थी का वो उम्मीदवार थे, वो टिकट थे होल्डर थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनके साथ क्या वो उन्होंने उनकी मुखालफत किया। और अहमद हसन डेहर जो है वो खुद मुखालिफ खड़े रहे हैं उनके, और उनके जो भाई हैं नूर हसन डेहर, उनको उन्होंने आगे किया था, खुद वो पीछे रह गए, और किसी जलसे में, किसी इजलास में, किसी डोर टू डोर मुहिम में जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आए। और डेहर साहब की जो अपनी आबाई यूनियन कौंसिल है, ये पोलिंग स्टेशन है, वहां से भी शायद गिलानी साहब हारे हैं। जी, गिलानी साहब बिल्कुल वहां से आ रहे हैं। ये प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है मौजा दराना लंगाना, जो इनके घर के बिल्कुल करीब है, तो वहां से जो है ना इनको शिकस्त हुई है, और काफी लंबी चौड़ी हुई है। 342 वोट लिए हैं तैमूर भाई ने, और कासिम गिलानी ने 166 वोट लिए हैं। अच्छा ये बताएं, जैन कुरैशी आज जो है कि इल्ज़ाम लगा रहे थे कि कुछ जगहों के ऊपर फॉर्म 45, जैसे पहले हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन में 21 अप्रैल वाला, कि बहुत सी जगहों के ऊपर फॉर्म 45 पहले साइन करवा लिए गए थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से तैयार किए गए थे, तो इस किस्म की वो शिकायत कर रहे हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है सारी आज इलेक्शन मामले में, इस तनाजुर में? वैसे इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई, ना सोशल मीडिया पे कोई इस तरह की बात आई है, ना कोई अमले की तरफ से कोई चीज़ आई है। ये जैन कुरैशी साहब जो जिक्र कर रहे हैं वो कर रहे हैं कादरपुर राह, एक मुल्तान से दूर है एक इलाका है, वहाँ के हवाले से वो शिकायत कर रहे हैं। लेकिन इस हवाले से कोई खास बात इस तरह की ऐसा वो सामने नहीं है। हाँ, ये आपको एक दिलचस्प बात है कादरपुर राह की भी, जो वहाँ की राम बरादरी है उसने भी खुल के सपोर्ट की है इनकी मलिक तैमूर महल की, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए हैं वो लोग। अच्छा, जरा उमरदराज गोंदल साहब आपकी तरफ भी आते हैं, बातचीत कर रहे हैं हम मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब की सूरत हाल की। उमरदराज गोंदल हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ हैं। अख्तर शेख मुल्तान के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं। गोंदल साहब आपसे ज़रा मैं पूछता हूँ कि ये जो इलेक्शन तसलसल चल रहा है, हम 8 फरवरी भी देखा, 21 अप्रैल भी देखा, और आज का भी देखा, आलमोस्ट एक जैसे ही हालात हैं और एक जैसा ही इलेक्शन है, तो आपको इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो एक बुनियादी अंसर होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अवाम का जो हक़ रायदही है उसका एहतराम होना चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और अवाम के हकीकी नुमाइंदे आने चाहिए, तो आज के इलेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये 21 अप्रैल और 8 फरवरी से डिफरेंट है या वैसा ही है? खालिद साहब देखिए, जो आज की सीट 148 की है, जाहिर है वो कोई गवर्नमेंट बनाने में या गवर्नमेंट गिराने में तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन है और नॉमिनल किस्म का इलेक्शन है। लेकिन जहां तक ये आप बात करें कि तसलसल वाली, ये बात दुरुस्त है। तसलसल दोनों जानिब से है, यानी तसलसल अवाम की जानिब से भी है। अवाम का भी वही उनको पता है कि अवाम ने क्या फैसला सुनाना है,
या अवाम का रुझान क्या है, अवाम का मिजाज क्या है। उनको इतना यकीन है कि वो अपने उस रुझान को बदल नहीं रहे। आपसे बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे, अगर शाम से ये इत्तलात आना शुरू हो जाए कि जो कैंडिडेट है उनको उनके पोलिंग एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो भाई किस बात का खौफ है। अब तो कम से कम जो लोग फैसला कर रहे हैं, आप लोगों के फैसले को कबूल करें। आप खुद जानते हैं इस्लामाबाद वाला जो कल केस लगना भी है, इन तीनों हलकों का इस्लामाबाद के, उस पे आज जो ऑडिट रिपोर्ट के मुतालिक खबरें आई हैं, जिससे पता चल रहा है कि उस दिन आपने फॉर्म 47 तो तैयार कर लिए, लेकिन जाहिर है कि जो पोलिंग वो क्या कहते हैं कि बैग्स हैं, उनके अंदर तो आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहानी बिल्कुल और बता रही है। अब ये इस किस्म की चीजें करके इलेक्शन कमीशन जो है या जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कोई खिदमत नहीं कर रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही इन क्वेश्चन है। अब मजीद आप लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा, या वो जो हम सुनते थे ताकत का सरचश्मा अवाम, वो मानी नहीं रखता। वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि हम अपना किबला तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी हरकतें तब्दील नहीं करेंगे। लोग अगर तब्दीली ला सकते हैं, लोग कुछ और सोच सकते हैं, या लोग वो रिजल्ट दे सकते हैं जो हम चाहते हैं, तो वही करें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे आज एक और बात जो है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप कोई दरवाजा अपने लिए खोलते हैं तो वो कल को आपके खिलाफ भी खुल सकता है। और आज की इलेक्शन के अंदर जरा अंदाजा लगाइए कि पंजाब के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद कितना मकबूल है कि आज मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन है, वहाँ पे डाउन है और वो पीपल्स पार्टी के साथ है, या पीपल्स पार्टी किस तरीके से उनकी आड़ ले रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शकूक व शुबहात है, या लोगों का वो क्या रुझान है, या लोग क्या चाहते हैं। ये सारी चीजें करके आप लोगों में बदली, मायूसी फैलाना चाहते हैं, और ये आप तासुर देना चाहते हैं कि आपका वोट, आपकी पर्ची कोई मानी नहीं रखती। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कर रहे हैं उन्हें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। 8 फरवरी का फैसला बहुत क्लियर है, 8 फरवरी का फैसला लाउड एंड क्लियर है। आपने केजरीवाल के अल्फाज सुने होंगे जो वो बोल रहे हैं, तो अगर हमारी सरहदों के बाहर भी लोग ये मानते हैं कि वो जिनको फॉर्म 47 वालों की बजाय फॉर्म 45 वालों को ही वो मानते जीते हुए, तो फिर मेरा ख्याल है आपको भी सुधर जाना चाहिए। और लेकिन हम शायद सुधरते नहीं है ना, कि अगर तो आप इस नुक्ते के ऊपर जिस पे आपने आगाज किया कि इस एक नशिस्त से कोई फर्क नहीं पड़ना, ना नेशनल असम्बली में ना कहीं और हुकूमत में, तो वो 21 अप्रैल को भी फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अना की तस्कीन कहाँ से करें हम तो ये कहते हैं कि जनाब ये आप क्लेम कर रहे हैं कि अच्छा जी अवाम नहीं बदल रही, अवाम मुसलसल एक जमात को दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो कहते हैं नहीं अवाम तो है ही नहीं इनके साथ, महज 5% है, 7% है या 10% है, तो वो तो तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए वो कैमरे के सामने या आपके मेरे सामने तस्लीम नहीं करना चाहते। ये जो सारे का सारा अरेंजमेंट है, ये बुनियादी तौर पे उनका तस्लीम किया हुआ अरेंजमेंट है। हाँ, हो सकता है कि 8 फरवरी को शायद उनका वही ख्याल था और 8 फरवरी के अकॉर्डिंगली वो चल रहे थे, लेकिन 8 फरवरी जब रिजल्ट आया तो फिर उन्हें रियलाइजेशन हुई कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। फिर हमने देखा लाहौर के अंदर, हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर, हर जगह पे देखा कि वो आरओ ऑफिसेस सील कर दिए गए, वो आरओ ऑफिसेस जो है वो नो एरिया बना दिए गए, ममनुआ इलाका बना दिए गए। अगर आज भी आप एक मुल्तान जैसे शहर के अंदर, और मुल्तान कोई ऐसा इलाका नहीं है कोई दूर दराज का, बड़ा कस्बा, बड़ा शहर है, और वहां पे अगर एक्सेस कैंडिडेट को नहीं हासिल हो पा रही, तो फिर वो आप वाली बात है कि आप अपनी अना की तस्कीन चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस अना की तस्कीन से मामला ठीक नहीं हो रहे, मामला बिगड़ रहे हैं, लोगों में बदएतमादी बढ़ रही है, लोगों में मायूसी भी है। मायूसी इस बात की है कि अगर आपने सारा कुछ करना है तो फिर ये करोड़ों अरबों रुपए आप क्यों लगाते हैं, फिर आप ये मश्क क्यों करते हैं। फिर आप मेहरबानी करें, आप इस्लामाबाद से एक शाही फरमान जारी किया करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया करें, कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया करें, कोई ऑर्डर पास कर दिया करें कि भाई हमने ये सोचा है कि अवाम जो है उनका नुमाइंदा XYZ को होना चाहिए, ABC जो भी उसका नाम रख लें, तो आप उसका शाही फरमान जारी करके उसको इस्लामाबाद असेंबली का मेंबर बना दिया करें। ये इतनी बड़ी तादाद में अमला तैनात करना, वो गोंदल साहब वो बार बार रुपए के अखराजात लगाना, गोंदल साहब वो बार बार शाही फरमान तो जारी हो रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, आपको बार बार कहा जाता है कि नहीं अवाम इधर नहीं, अवाम इधर है। इसका मतलब ये होता है कि आप उधर खड़े हो जाएं, चले जाएं, लेकिन आप सुन रही है ना अवाम बात सुन रही है। जरा मैं अख्तर शेख की तरफ आता हूँ। शेख साहब ये बताएं कि आज सारा दिन इलेक्शन का माहौल ज़रा बताएं हमें, कि हमने 8 फरवरी को 21 अप्रैल को देखा, अच्छा मोबाइल फ़ोन बंद, जो इलेक्शन ने फैसिलिटेट करना होता है मशीनरी ने ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो जब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो जाएगी, जब बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, उस वक्त तो आवाम कम ही होते हैं। तो आज जो मजमूई माहौल था, क्या मोबाइल सर्विस मुल्तान में ख़ास तौर पर इस जगह पर जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था वहाँ थी? और दूसरा इस हल्के के बारे में बताइएगा कि ज़रा इसकी देही और शहरी तकसीम कैसी है। और क्योंकि पिछला इलेक्शन तो बड़ा टफ था, गिलानी साहब खुद बड़े मारूफ सियासतदान हैं,
अगर वो सिर्फ 110 वोटों से जीते हैं तो अभी उनके साहबजादे जो हैं कि अली कासिम, वो कैसे ये 4-5 हज़ार का, अभी तक 5 हज़ार का फ़र्क नज़र आ रहा है, कैसे लीड आ रही है इनकी? जी बिल्कुल, आपको इस हल्के के बारे में बताते चले। दिलचस्पी ये है कि 100-211 वोटों या 111 जिसका वो तैमूर साहब कुछ और फिगर कहते हैं, जो बाकी फिगर हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन 293 वोट भी अगर मान लिए जाए उससे अगर वो जीते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो यहाँ 13,000 वोट मुस्तरद भी हुए हैं। इसी हल्के के 28 पोलिंग स्टेशन जो है वो मशकूक तरीन उनके रिजल्ट्स हैं। और उसी तनासब से अगर देखा जाए तो आज की जो वोटिंग है वो भी हमें खामोश वोटिंग नजर आई है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 44-45 दर्जा हरारत था। लोगों की जो पोलिंग स्टेशन पर जो आमद है और जो उसका जो टर्न आउट का अंदाज़ा है वो तकरीबन जो हमारे दोस्त और हम लोग जो फील्ड में फिरते रहे हैं उसके मुताबिक 20% से 22% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अभी लास्ट इलेक्शन में तो ये 52.5% था यहाँ पे, अच्छा खासा टर्न आउट था यहाँ। जी अच्छा खासा टर्न आउट था। इस दफ़ा जो है वो सरकारी मशीनरी दावा कर रही है कि ये टर्न आउट 32%, 30 से 32% के करीब है। आपका ख्याल है 20% है वो 32, तो ये कि वो खुद ही मार्जिन, जब टर्न आउट कम होना तो फिर ज़रा मोहरें लगाने की आसानी होती है आपको मैनेज करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल होती है। पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, उसमें जो रिजल्ट फॉर्म 45 था उसमें तो तैमूर महे जो है वो जीते हुए लग रहे थे, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी इस हारे हुए लग रहे थे। लेकिन वो एकदम ही जो है वो सूरत हाल बदली और सुबह जो है नया फॉर्म आ गया और वो जीत गए। और आज भी कुछ इस तरह की सूरत हाल, कुछ हालात इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि सुबह से मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो, उसमें इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। और जिस जगह पे इन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन सेल बनाया, पिछली दफ़ा भी वहीं था, और वहाँ अब भी जैसे महर साहब को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो साथियों को भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। हमारी टीम जब गई है तो उसको वापस भेज दिया गया, और हम जो रिजल्ट मैनेज कर रहे हैं वो अपने प्राइवेट जराये से जो है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। सरकारी तौर पर ना हमें कोई सहूलत दी जा रही है, ना हमें कहीं करीब फटकने दिया गया है। अच्छा, मैं क्विकली उमर आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट 1 मिनट है। ये बताएं कि हमें इस्लामाबाद में तो नज़र आ रहा है कि 3 हलकों का क्या मामला है, ये बताएं पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अभी एक तनाज़ा ही चल रहा है, आप नज़र आ रहा है कि जल्द कोई हल हो जाएगा और ये जो असरात इस्लामाबाद में हैं वो पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे फॉर्म 45-47? हारिस साहब, एक तो लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हुई है, उस पर देखते हैं कि कल लाहौर हाईकोर्ट में समाअत होनी है। दूसरा, आप जानते हैं कि दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस वाले मामले के ऊपर उस दिन कमेटी पेश हुई, तो वो भी मंडे तक का टाइम है। अब देखना है कि कल उस पर क्या होता है। जहां तक ये पंजाब वाली बात है तो पंजाब में मैं आपको बताऊं, गुजरांवाला की सीट वापस हुई रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर जो गई थी, फिर लोधरा वाली सीट जहां पे अब्दुल रहमान कांजू और फराज नूर साहब वाला मामला था, फिर शेखुपुरा वाली सीट जो सीट थी वहां पे जो ननकाना साहब बेसिकली बनता है, वहां पे राना अरशद वाली जो सीट है वो भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। तो चीजें तो पंजाब में ऑलरेडी चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन अपने उन फैसलों का दिफा नहीं कर पा रहा कि आप कैसे, जब एक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर वो सीटें छीन सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात होगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो वो मुकर्रर किया जाना है ताकि जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो। अब वो देखते हैं कि कल लाहौर हाईकोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल आपका भी, अख्तर शेख बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, हम बात है कि NA 148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन, जहां 8 फरवरी को यूसुफ रज़ा गिलानी जो है कि बड़े क्लोज मार्जिन के साथ 293 वोटों से जीते थे, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग हुई, वो मज़ीद कम होकर 104 पे आया, फिर गिलानी साहब इस्तीफ़ा दे दिया और वो नशिस्त खाली हुई, इलेक्शन वहाँ पे चल रहा है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान के दीगर कुछ सियासी मामलात और आइनी और कानूनी जो यहाँ पे तनाज़ात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं हम मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब की सूरत हाल की। उमर दराज गोंदल हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं, वो हमारे साथ हैं। अख्तर शेख मुल्तान के ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ हैं। गोंदल साहब, आपसे ज़रा मैं पूछता हूँ कि ये जो इलेक्शन तसलसल चल रहा है, हम 8 फरवरी भी देखा, 21 अप्रैल भी देखा और आज का भी देखा,
ऑलमोस्ट एक जैसे ही हालात हैं और एक जैसा ही इलेक्शन है, तो आपको इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो एक बुनियादी अंसर होता है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आवाम का जो हक़ रायदही है उसका एहतराम होना चाहिए, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए और आवाम के हकीकी नुमाइंदे आने चाहिए, तो आज के इलेक्शन में आपको नज़र आ रहा है कि ये 21 अप्रैल और 8 फरवरी से डिफरेंट है या वैसा ही है? खालिद साहब देखिए, जो आज की सीट 148 की है, जाहिर है वो कोई गवर्नमेंट बनाने में या गवर्नमेंट गिराने में तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी। वो जाहिर है ज़िमनी इलेक्शन है और नॉमिनल किस्म का इलेक्शन है। लेकिन जहां तक ये आप बात करें कि तसलसल वाली, ये बात दुरुस्त है। तसलसल दोनों जानिब से है, यानी तसलसल अवाम की जानिब से भी है, अवाम का भी वही उनको पता है कि अवाम ने क्या फैसला सुनाना है या अवाम का रुझान क्या है, अवाम का मिजाज क्या है। उनको इतना यकीन है कि वो अपने उस रुझान को बदल नहीं रहे। आपसे बैरिस्टर साहब भी बात कर रहे थे, अगर शाम से ये तलात आना शुरू हो जाए कि जो कैंडिडेट है उनको उनके पोलिंग एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, तो भाई किस बात का खौफ है? अब तो कम से कम जो लोग फैसला कर रहे हैं, आप लोगों के फैसले को कबूल करें। आप खुद जानते हैं इस्लामाबाद वाला जो कल केस लगना भी है, इन तीनों हलकों का इस्लामाबाद के, उस पर आज जो ऑडिट रिपोर्ट के मुतालिक खबरें आई हैं, जिससे पता चल रहा है कि उस दिन आपने फॉर्म 47 तो तैयार कर लिए, लेकिन जाहिर है कि जो पोलिंग वो क्या कहते हैं कि बैग्स हैं, उनके अंदर तो आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते। तो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहानी बिल्कुल और बता रही है। अब ये इस किस्म की चीजें करके इलेक्शन कमीशन जो है या जो मुतल्लिका इदारे हैं वो कोई खिदमत नहीं कर रहे, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले ही इन क्वेश्चन है। अब मजीद आप लोगों को बार बार ये बता रहे हैं कि लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा, या वो जो हम सुनते थे ताकत का सरचश्मा अवाम, वो मानी नहीं रखता। वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि हम अपना किबला तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी हरकतें तब्दील नहीं करेंगे। लोग अगर तब्दीली ला सकते हैं, लोग कुछ और सोच सकते हैं, या लोग वो रिजल्ट दे सकते हैं जो हम चाहते हैं, तो वही करें, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस पे आज एक और बात जो है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आप कोई दरवाजा अपने लिए खोलते हैं तो वो कल को आपके खिलाफ भी खुल सकता है। और आज के इलेक्शन के अंदर जरा अंदाजा लगाइए कि पंजाब के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद कितना मकबूल है कि आज मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन है? कोई भी नहीं होता। वहाँ पे क्या होना है, और वो पीपल्स पार्टी के साथ है, या पीपल्स पार्टी किस तरीके से उनकी आड़ ले रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शकूक व शुबहात है, या लोगों का वो क्या रुझान है, या लोग क्या चाहते हैं। ये सारी चीजें करके आप लोगों में बदली, मायूसी फैलाना चाहते हैं, और ये आप तासुब देना चाहते हैं कि आपका वोट, आपकी पर्ची कोई मानी नहीं रखती। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कर रहे हैं उन्हें ही अपने आप को बदलना पड़ेगा। 8 फरवरी का फैसला बहुत क्लियर है, 8 फरवरी का फैसला लाउड एंड क्लियर है। आपने केजरीवाल के अल्फाज सुने होंगे जो वो बोल रहे हैं, तो अगर हमारी सरहदों के बाहर भी लोग ये मानते हैं कि वो जिनको फॉर्म 47 वालों की बजाय फॉर्म 45 वालों को ही वो मानते जीते हुए, तो फिर मेरा ख्याल है आपको भी सुधर जाना चाहिए। और लेकिन हम शायद सुधरते नहीं है ना, कि अगर तो आप इस नुक्ते के ऊपर जिस पे आपने आगाज किया कि इस एक नशिस्त से कोई फर्क नहीं पड़ना, ना नेशनल असम्बली में ना कहीं और हुकूमत में, तो वो 21 अप्रैल को भी फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन अना की तस्कीन कहाँ से करें हम तो ये कहते हैं कि जनाब ये आप क्लेम कर रहे हैं कि अच्छा जी अवाम नहीं बदल रही, अवाम मुसलसल एक जमात को दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ तो कहते हैं नहीं अवाम तो है ही नहीं इनके साथ, महज 5% है, 7% है या 10% है, तो वो तो तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए वो कैमरे के सामने या आपके मेरे सामने तस्लीम नहीं करना चाहते। ये जो सारे का सारा अरेंजमेंट है, ये बुनियादी तौर पे उनका तस्लीम किया हुआ अरेंजमेंट है। हाँ, हो सकता है कि 8 फरवरी को शायद उनका वही ख्याल था और 8 फरवरी के अकॉर्डिंगली वो चल रहे थे, लेकिन 8 फरवरी जब रिजल्ट आया तो फिर उन्हें रियलाइजेशन हुई कि ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है। फिर हमने देखा लाहौर के अंदर, हमने देखा इस्लामाबाद के अंदर, हर जगह पे देखा कि वो आरओ ऑफिसेस सील कर दिए गए, वो आरओ ऑफिसेस जो है वो नो एरिया बना दिए गए, ममनुआ इलाका बना दिए गए। अगर आज भी आप एक मुल्तान जैसे शहर के अंदर, और मुल्तान कोई ऐसा इलाका नहीं है कोई दूर दराज का, बड़ा कस्बा, बड़ा शहर है, और वहां पे अगर एक्सेस कैंडिडेट को नहीं हासिल हो पा रही, तो फिर वो आप वाली बात है कि आप अपनी अना की तस्कीन चाह रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस अना की तस्कीन से मामला ठीक नहीं हो रहे, मामला बिगड़ रहे हैं, लोगों में बदएतमादी बढ़ रही है, लोगों में मायूसी भी है। मायूसी इस बात की है कि अगर आपने सारा कुछ करना है तो फिर ये करोड़ों अरबों रुपए आप क्यों लगाते हैं, फिर आप ये मश्क क्यों करते हैं? फिर आप मेहरबानी करें, आप इस्लामाबाद से एक शाही फरमान जारी किया करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया करें, कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया करें, कोई ऑर्डर पास कर दिया करें कि भाई हमने ये सोचा है कि अवाम जो है उनका नुमाइंदा XYZ को होना चाहिए, ABC जो भी उसका नाम रख लें,
तो आप उसका शाही फरमान जारी करके उसको इस्लामाबाद असेंबली का मेंबर बना दिया करें। ये इतनी बड़ी तादाद में अमला तैनात करना, वो गोंदल साहब वो बार बार रुपए के अखराजात लगाना। गोंदल साहब वो बार बार शाही फरमान तो जारी हो रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, कभी प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, आपको बार बार कहा जाता है कि नहीं अवाम इधर नहीं, अवाम इधर है। इसका मतलब ये होता है कि आप उधर खड़े हो जाएं, चले जाएं, लेकिन आप ना आप सुन रही है ना अवाम बात सुन रही है। जरा मैं अख्तर शेख की तरफ आता हूँ। शेख साहब ये बताएं कि आज सारा दिन इलेक्शन का माहौल ज़रा बताएं हमें कि हमने 8 फरवरी को 21 अप्रैल को देखा, अच्छा मोबाइल फ़ोन बंद, जो इलेक्शन ने फैसिलिटेट करना होता है मशीनरी ने ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, तो जब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हो जाएगी, जब बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, उस वक्त तो आवाम कम ही होते हैं। तो आज जो मजमूई माहौल था, क्या मोबाइल सर्विस मुल्तान में ख़ास तौर पर इस जगह पर जहाँ पर इलेक्शन हो रहा था वहाँ थी? और दूसरा इस हल्के के बारे में बताइएगा कि ज़रा इसकी देही और शहरी तकसीम कैसी है। और क्योंकि पिछला इलेक्शन तो बड़ा टफ था, गिलानी साहब खुद बड़े मारूफ सियासतदान हैं, अगर वो सिर्फ 110 वोटों से जीते हैं तो अभी उनके साहबजादे जो हैं कि अली कासिम, वो कैसे ये 4-5 हज़ार का अभी तक 5 हज़ार का फ़र्क नज़र आ रहा है, कैसे लीड आ रही है इनकी? जी बिल्कुल, आपको इस हल्के के बारे में बताते चले। दिलचस्पी ये है कि 100 211 वोटों या 111 जिसका वो तैमूर साहब कुछ और फिक्र कहते हैं, जो बाकी फिक्र हैं वो कुछ और कहते हैं, लेकिन 293 वोट भी अगर मान लिए जाए उससे अगर वो जीते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तो यहाँ 13,000 वोट मुस्तरद भी हुए हैं। इसी हल्के के 28 पोलिंग स्टेशन जो है वो मशकूक तरीन उनके रिजल्ट हैं। और उसी तनासब से अगर देखा जाए तो आज की जो वोटिंग है वो भी हमें खामोश वोटिंग नजर आई है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, 44-45 दर्जा हरारत था। लोगों की जो पोलिंग स्टेशन पर जो आमद है और जो उसका जो टर्न आउट का अंदाज़ा है वो तकरीबन जो हमारे दोस्त और हम लोग जो फील्ड में फिरते रहे हैं उसके मुताबिक 20% से 22% से ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अभी लास्ट इलेक्शन में तो ये 52.5% था यहाँ पे, अच्छा खासा टर्न आउट था यहाँ। जी अच्छा खासा टर्न आउट था। इस दफ़ा जो है वो सरकारी मशीनरी दावा कर रही है कि ये टर्न आउट 32%, 30 से 32% के करीब है। आपका ख्याल है 20% है वो 32, तो ये कि वो खुद ही मार्जिन, जब टर्न आउट कम होना तो फिर ज़रा मोहरें लगाने की आसानी होती है आपको मैनेज करने के लिए। जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल होती है। पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन था, उसमें जो रिजल्ट फॉर्म 45 था उसमें तो तैमूर महे जो है वो जीते हुए लग रहे थे, जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी इस हारे हुए लग रहे थे। लेकिन वो एकदम ही जो है वो सूरत हाल बदली और सुबह जो है नया फॉर्म आ गया और वो जीत गए। और आज भी कुछ इस तरह की सूरत हाल, कुछ हालात इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि सुबह से मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है वो, उसमें इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। और जिस जगह पे इन्होंने इस दफ़ा इलेक्शन सेल बनाया, पिछली दफ़ा भी वहीं था, और वहाँ अब भी जैसे महर साहब को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा, तो साथियों को भी वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। हमारी टीम जब गई है तो उसको वापस भेज दिया गया। और हम जो रिजल्ट मैनेज कर रहे हैं वो अपने प्राइवेट जराये से जो है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। सरकारी तौर पर ना हमें कोई सहूलत दी जा रही है, ना हमें कहीं करीब फटकने दिया गया है। अच्छा, मैं क्विकली उमर आपकी तरफ आता हूँ, लास्ट 1 मिनट है। ये बताएं कि हमें इस्लामाबाद में तो नज़र आ रहा है कि 3 हलकों का क्या मामला है। ये बताएं पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अभी एक तनाज़ा ही चल रहा है, आप नज़र आ रहा है कि जल्द कोई हल हो जाएगा और ये जो असरात इस्लामाबाद में हैं वो पंजाब की तरफ भी बढ़ेंगे फॉर्म 45-47? हारिस साहब, एक तो लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर हुई है, उस पर देखते हैं कि कल लाहौर हाईकोर्ट में समाअत होनी है। दूसरा, आप जानते हैं कि दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस वाले मामले के ऊपर उस दिन कमेटी पेश हुई, तो वो भी मंडे तक का टाइम है। अब देखना है कि कल उस पर क्या होता है। जहां तक ये पंजाब वाली बात है तो पंजाब में मैं आपको बताऊं, गुजरांवाला की सीट वापस हुई रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर जो गई थी, फिर लोधरा वाली सीट जहां पे अब्दुल रहमान कांजू और फराज नूर साहब वाला मामला था, फिर शेखुपुरा वाली सीट जो सीट थी वहां पे जो ननकाना साहब बेसिकली बनता है, वहां पे राना अरशद वाली जो सीट है वो भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। तो चीजें तो पंजाब में ऑलरेडी चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन अपने उन फैसलों का दिफा नहीं कर पा रहा कि आप कैसे, जब एक इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो रिकाउंटिंग के नाम के ऊपर वो सीटें छीन सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात होगी इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो वो मुकर्रर किया जाना है ताकि जल्दी से जल्दी वाइंड अप हो। अब वो देखते हैं कि कल लाहौर हाईकोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल आपका भी, अख्तर शेख बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, हम बात है कि NA 148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन, जहां 8 फरवरी को यूसुफ रज़ा गिलानी जो है कि बड़े क्लोज मार्जिन के साथ 293 वोटों से जीते थे, लेकिन बाद में रिकाउंटिंग हुई, वो मजीद कम होकर 104 पे आया।
फिर गिलानी साहब इस्तीफ़ा दे दिया और वो नशिस्त खाली हुई, इलेक्शन वहाँ पे चल रहा है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान के दीगर कुछ सियासी मामलात और आइनी और कानूनी जो यहाँ पे तनाज़ात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं कुछ इलेक्शन की और इससे जुड़े हुए कुछ सियासी मामलात और अदालती मामलात के ऊपर। आरिफ चौधरी साहब और जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं। जदून साहब, आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे आरिफ चौधरी साहब भी कह रहे थे कि जैसे अदलिया के ऊपर दबाव या मुदाखलत थी, अदलिया ने अब खुद इस पर थोड़ा सा रिएक्ट भी किया और दिखाई भी दे रहा है कि अदलिया जो है कि अब उस दबाव से बाहर आकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन का जितना हमें ये सारा रोल नज़र आया इस इलेक्शन में तो बड़ा वो एक मशकूक सा रोल हम कह सकते हैं कि बड़ा दबाव का अंदर उन्होंने शायद काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है वहाँ पर भी कोई दबाव है या इलेक्शन कमीशन ये अपनी मंशा और अपनी राय जो है कि उसके तहत काम कर रहा है? नहीं, जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आज दिन तक हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना वो उस तरह इंडिपेंडेंट नहीं रहा है। वो किसी न किसी तरह प्रेशर में ही रहा है। जो भी इलेक्शन हुए हैं, ये वाला इलेक्शन नहीं है, पीछे भी आप जितने भी इलेक्शन देखें तो कभी आपका आरटीएस बैठ जाता है। अब उस वक्त बड़ा साथ जो है वो एक तरफ आरटीएस बैठा के पार्टी को ले आए। अब इस तरह इस इलेक्शन के अंदर भी बड़ी सीरियस एलिगेशन है जी कि फॉर्म 45 को बाज़ हल्कों में चेंज किया गया और एक पार्टी को सीटें जो है बढ़ाई गई हैं। अब अगर सही तरह से कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो या उस वक्त बाज़ का जुडिशल कमीशन भी बनते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे सवाल तो हर इलेक्शन के बाद उठते हैं और वो जो सवाल उठते हैं उनकी वजूहत यही होती हैं कि अभी एक अगर कैंडिडेट जीत रहा है, वो समझता है जिस तरह उसने फॉर्म 45 पकड़े हुए हैं और वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें पहले डिले करता है, फिर वो वेबसाइट पे कोई और फॉर्म अपलोड कर देता है। तो इस तरह फिर एक बात नहीं है, बेशुमार बातें हैं। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन पे तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और आइन के मुताबिक जो है वो किसी और इदारे का काम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करे। तो जब अगर इलेक्शन कमीशन प्रेशर बर्दाश्त करेगा, जब वो किसी मसलत के तहत कोई प्रेशर के नीचे आके कोई रिजल्ट चेंज करेगा या डिले करेगा या फैसिलिटेट करेगा कि एक रिजल्ट रोक के दूसरे को अनाउंस कर दिया जाए और गलत कर दिया जाए, तो फिर जाहिर है वो अपनी, इसका मतलब है कि आनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं कर रहा और ना ही कर सकता है। अच्छा, तो इसमें तो आप ये तो आपको कोई बंदा अगर कहता है जी इलेक्शन कमीशन जो है, देखे ना हर पार्टी कह रही है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी कह रहे हैं इलेक्शन ठीक नहीं हुआ है। पीटीआई सिर्फ केपी में कहती है जी इलेक्शन ठीक हुए हैं, वो बाकी पार्टियां कहती हैं केपी में भी ठीक नहीं हुए। तो इस तरह तो देखे ना चीज़ें मैनिपुलेट हो रही हैं और इस दफ़ा तो बड़ा अजीब काम हुआ है कि ऐसे ऐसे जो है तो इंटरफेरेंस तो होती है, लेकिन अब इस इंटरफेरेंस का अब इलेक्शन कमीशन तो नहीं कहता कि हमें, अदलिया ने तो कह दिया कि इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो किसी भी मेंबर ने या हमें किसी तरफ से आवाज़ नहीं आई कि जी इलेक्शन कमीशन भी कह रहा हो कि इंटरफेरेंस हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन जो है ये पाकिस्तान के दो अदारे अगर फुली 100% आज़ाद हो जाए या 100% ना भी हो 90% भी हो जाए, एक अदालतें और इलेक्शन कमीशन, तो मुल्क जो है वो ठीक चल सकता है, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो ऑडियो लीक केस था, आप ये देखते हैं कि कहीं और साथ इसके अब तौहीन अदालत भी जुड़ गया क्योंकि बाद सियासी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप देख रहे हैं कि ये सूरत हाल की इदारों की टकराव की तो नहीं बन जाएगी कहीं आगे बढ़कर, या समझते हैं कि शायद अदालत को थोड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करेगी और इनको एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, अगर सरजनिश करके शायद छोड़ भी दिया जाए? तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या मामला आगे बढ़ेंगे ये? नहीं, देखिए अगर अदालत ने नरम रवैया अख्तियार किया तो ये फिर इस तरह सिलसिला और आगे मजीद बढ़ जाएगा, फिर अदालत का संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एक दूसरे बंदे को किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोकेंगे? एक बंदा अगर केस उसके खिलाफ आ जाता है और मेरिट पे आ जाता है, वो जाके जज साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऊपर नीचे कर दे सारी कोर्ट को, तो मेरे ख्याल में से सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो जो बार हमारी एसोसिएशन है और बार काउंसिल है, इनको आगे आके अदलिया को सपोर्ट करनी चाहिए और मतलब बजाय पीछे छुपने के या स्टेटमेंट देने के या एक प्रेस रिलीज जारी करने का कोई फायदा नहीं है। इनको फुली इंडिपेंडेंट अदलिया को सपोर्ट करनी चाहिए। पहली दफा है कि अदलिया खुद कहती है कि इंटरफेरेंस ना हो,
क्योंकि 2018 के अंदर तो अदलिया सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई थी, वो दोनों एक पेज पे थे और एक पार्टी को उन्होंने साइडलाइन किया, फिर एक मतलब है मर्जी की गवर्नमेंट लेके आए। जब उनकी मर्जी की गवर्नमेंट आगे नहीं, वो 1 महीने 2 महीने के अंदर चलता कर देंगे। नहीं देखें ना आप, इसके बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी भी है और जो रजीम उसको लेके आता है जिसको हाइब्रिड कहते हैं वो भी होता है। तो अगर वो उनकी मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट काम ना करे तो उसको हटा देते हैं। तो पीटीआई की गवर्नमेंट को लाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट थी, तो जब उसने देखा है कि हमारी बात नहीं मान रहा या हम आगे मजीद नहीं चल सकते तो उन्होंने हटा दिया। तो इस गवर्नमेंट की भी इस गवर्नमेंट की भी मामले में क्या सजा देगी या नहीं मतलब देगी? इसमें कि क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं और कहीं इससे इदारों का आपस में तसादम या टकराव तो नहीं बढ़ेगा? हमने माजी में देखा, जैसे सजाद अली शाह साहब ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को नोटिस किया था तौहीन अदालत का, या जो चीज़ें हुई थी। इवन माजी में भी अभी उमर अता बंदयाल साहब के जब चीफ जस्टिस थे उस वक्त ही बड़ा एक चढ़ाव हो गया था हुकूमत की तरफ से। तो अब आप ये क्या सूरत हाल देखते हैं आगे, कि नॉर्मल हो जाएगी या कुछ टेंशन बढ़ेगी? देखिए, बात यह है कि चढ़ाव तो ऑलरेडी हो चुका है, दबाव तो डाला जा चुका है। अब ये फैसला अदलिया ने करना है कि क्या उन्होंने इस दबाव को कबूल करना है, और बल्कि पहले से, अब अगर फर्ज करो वो बैठ जाते हैं तो वो पहले से ज्यादा कमजोर होंगे। उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो कमजोरी का जिक्र जो थी वो अब राय आमा कर रही थी, पब्लिक एट लार्ज कर रही थी, दुनिया में ये जिक्र हो रहा था कि जनाब अदालतें दबाव में है, वो फैसले करती हैं, उन पे अमल नहीं होता, और दूसरा ये कि फैसले करने भी नहीं दिए जाते। अब जब वो खुद बोल पड़े हैं कि जनाब हमारे ऊपर दबाव है और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, तो उस सूरत हाल में तो मैं समझता हूँ उनके पास कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले खुद, उनकी हैसियत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। वो किसी और के कहने पर, यानी वो उन्हीं के कहने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो अब अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर वो एंडोर्स कर देते हैं कि जी ठीक है, पी गए मिट्टी पाओ, उस मिट्टी पाओ का अमल के नतीजा ये होगा कि उन्होंने सबमिट कर दिया, अपने आप को सबड्यू कर दिया कि कोई बात नहीं, हमने ये जो थोड़ा बहुत चीखना था वो चीख लिया, लेकिन हम तैयार है इन्हीं हालात में इसी तनख्वाह पे काम करने के लिए। तो दूसरी आपने जो कहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पे ऊपर दबाव है या वो खुद ही आज खुद ऐसे कर रहा है? आप अगर चीफ जस्टिस साहब का बयान सुने, आपको पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, कि वो कहते हैं कि जी मेरे दौर में तो ये दबाव नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर अभी जो वो फैसले कर रहे हैं सारे के सारे, यानी एक शख्स की तस्वीर जो है इमरान खान की, वो दिखाने पे जान निकली है और नहीं उन्होंने यानी दिखाने पे इतना एतराज किया है। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि प्रेशर नहीं है, दरअसल प्रेशर इसलिए नहीं है कि वो उस अमल का हिस्सा है। प्रेशर उसके ऊपर होता है जिससे कोई काम कह के करवाया जाए, जो आज खुद उस गेम का यानी बिग गेम का हिस्सा हो उसको, और जो कि वो कह रहे हैं वो खुद कर रहा हो, तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा? तो इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले दिन से ये तय कर चुका था, जिस तरह का इलेक्शन कमीशन था, एक साबिक ब्यूरोक्रेट जो कि जाहिर है कि इस तरह इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चलते हैं, वो बिल्कुल जो वो कह रहे थे उसी तरह अहकाम जो थे उनके बजा ला रहा था। तो उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर की उन्हें जरूरत नहीं है। तो ये तो उस पूरे स्कैम का या उस प्लान का हिस्सा है, उसका हिस्सा दिखाई दे रहा है। चले, बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब। जुडिशरी का मामला है कि जुडिशरी ने इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर इसका फैसला करना है, और उनका कमजोर रह जाना या उसका इसको यानी बिल्कुल इसके ऊपर सख्त रद्द अमल का इजहार ना करना, सजा ना देना, दरअसल ये कमजोरी होगा का एतराफ होगा जो कि पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका भी, और जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान की मजमूई कुछ सियासी सूरत हाल और कुछ इससे जुड़े हुए जो आइनी और कानूनी मामलात हैं। यकीनी तौर के ऊपर तमाम इदारों को अपनी डोमेन में भी रहना चाहिए। कानून और आइन के मुताबिक अगर फैसले पहली तरजीह हो तो फिर हर इदारा जो है कि वो ना सिर्फ बेहतर डायरेक्शन में जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान भी जो मुसलसल हम कहीं ना कहीं कभी सियासी, कभी मुआशी और कभी माशरती बुरान का शिकार रहते हैं, उससे भी निकल सकता है। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।